shortly you will get the package of periodic table. Okay, and one more thing we need to announce, that is तुम्हारी एक और क्लास अब बढ़ा करेगी केमिस्ट्री की. उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, केवीपीवाई के लिए प्रिपरेशन के लिए एक क्लास एक्स्ट्रा और इनहांस कर रहे हैं. तो वो वॉलंटरी क्लास है, मर्जी है तो करो, मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं केवीपीवाई के लिए वो लोग डेडिकेटेडली कर सकते हो उस क्लास को. उसमें कोई मतलब अटेंडेंस या इस तरीके की चीज़ों का इशू नहीं है. कब होगी वो? हाँ, कब होगी वो? नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो मतलब कह सकते हो. हाँ बोलो. Which day? प्लीज बी लाउडर. मैम कौन से दिन? बेटा टाइम टेबल आएगा उसमें देखना. अच्छा ओके मैम. ओके, मुझे भी नहीं पता है, मतलब ये मैंने प्रपोज किया है. केमिस्ट्री में एक और क्लास इनहांस कर देते हैं जिसमें हम केवीपीवाई का प्रिपरेशन करेंगे. फाइन. तो केवीपीवाई में प्रिपरेशन का क्या है, सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा 11th का हो जाता है वहाँ पे. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग ना ब्रीफली बाकी जो चैप्टर्स हैं, मतलब दो तरीके से चल रहे हैं. एक तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे तो चल ही रहे हैं, ठीक है. एक और शॉर्टकट में बैक साइड से कुछ चैप्टर्स हम लोग पिक करेंगे. उस एक्स्ट्रा क्लास का एक रीज़न और है, क्योंकि अगस्त में या सितंबर में तुम्हारे पीरियोडिक असेसमेंट 1 होंगे शायद, हाफ ईयरली या पीरियोडिक असेसमेंट 1, व्हाटएवर यू कॉल इट, कुछ ऐसा होगा. यस मैम, टर्म एग्जामिनेशन. हाँ, जो somewhat what we call it. तो उसमें सिलेबस डिफरेंट होगा सब स्कूल्स का, isn't it? यस मैम. किसी के स्कूल में डिफाइन किया गया क्या सिलेबस आएगा? हम लोग के स्कूल में हम गैस लॉज हम कंप्लीट आएगा, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम मोल कंसेप्ट, हम कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का हम सर कह रहे थे कि हम कोशिश कराएंगे ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दें, और एक चैप्टर कोई और आएगा साथ में. हाँ, तो अब वो जो भी आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करोगे, ठीक है. सब लोग इंडिविजुअली जो भी तुम्हारे स्कूल से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो व्हाट्सएप करना स्टार्ट करो. तो जो केवीपीवाई का क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी, किसी के स्कूल में कुछ आ रहा था, किसी के स्कूल में कुछ आ रहा था, तो हमें पढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. तो जो केवीपीवाई की क्लासेस होंगी ना, उसमें ब्रीफली हम स्कूल के लायक, ओके. और केवीपीवाई का भी लेवल बहुत हाई नहीं होता, तो स्कूल के लायक और केवीपीवाई के लायक हम उस चैप्टर को कवर कर लेंगे. जैसे तुम्हारा गैसियस छूट गया है, which I will not be able to do it in regular class, ठीक है. We are starting with periodic, okay, and chemical bonding. तो मेजॉरिटी स्कूल्स में तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग ही आ रहा है, तो उनको तो फायदा हो जाएगा रेगुलर क्लास में ही करने में. वहाँ पर केवीपीवाई में जैसे जो भी पहली क्लास लगेगी उसमें गैसियस ही सबसे पहले कराएंगे, और कुछ स्कूल्स में रीडॉक्स आ रहा है. यस मैम. यस मैम. या फिर तुम लोग एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें रीडॉक्स से क्वेश्चन दिए हैं, तो फिर तुम ट्रबल क्रिएट कर रहे हो. तो वो चीजें हम केवीपीवाई क्लासेस में करेंगे. फाइन. तो एक तरीके से वो भी हो जाएगा, स्कूल के लायक प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और केवीपीवाई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी. और बाद में मतलब इसमें अच्छे तरीके से और कर लेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर ही देख लो तुमने, एज कंपेयर टू योर बोर्ड लेवल, आरंट वी डूइंग मेनी थिंग्स एक्स्ट्रा? यस many things, okay. Yes ma'am. तो इसी तरीके से गैसियस स्टेट हम अच्छी तरीके से भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छी तरीके से भी करेंगे, बट जस्ट फॉर स्कूल हेल्प कितना तक जाना है वो केवीपीवाई की क्लास में कर लेंगे. तो जो लोग रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहते हैं केवीपीवाई की, मतलब they don't want to mess up with things and all, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपडेट में रहना कि कौन सी चीज़ चल रही है. तो इन केस अगर तुम्हारे स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है और वही चीज़ केवीपीवाई में भी चल रही है, तो तुम आकर के 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अपनी उन क्लासेस को अटेंड करो, अपने स्कूल के टॉपिक को समझ लो, एंड देन यू कैन क्विट. वहाँ अटेंडेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं रख रहा है. कैन यू फॉलो हाउ टू डू इट नाउ? Yes ma'am. That is an extra class just to help you for school thing as well as KVPY. Now is it fine? This is like I have decided to work on so that no one feels neglected या फिर इसको ये trouble ना हो कि मेरे स्कूल में ये आ रहा है और ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, something of that sort. Is it fine for you to follow? Yes ma'am. Everyone? Ma'am, suggestions तुम लोग देना चाहते हैं? I've connected right now. Sorry? Ma'am, please pardon
This now, do you have any friend in the class? क्योंकि हमने सिर्फ कहानियां करी हैं अभी तक, हमने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है? मैम केवीपीवाई के लिए कोई बुक लेनी होगी क्या? ले लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आते थे उसका एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? वो तो हम साइड पे पेपर्स हैं मैम पास्ट ईयर के। हाँ वही तो, पेपर्स तो अवेलेबल है ही। ओके। केवीपीवाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग फुल लेवल का हो जाएगा भाई, आईआईटी लेवल को तो नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन केवीपीवाई लेवल का हो जाएगा। Okay, someone has put a private message on WhatsApp, तो I am telling you कि KVPY level का, तो भाई टारगेट ही मेरा KVPY करवाने का है, तो ऑब्वियसली उस लेवल को तो हम टच करेंगे ही ना। फाइन, क्योंकि देखो क्या होता है, अभी तक क्या होता था, चाहे किसी भी कोचिंग में जाओ, मतलब फिजी वगैरह सब जगह में यही होता है कि KVPY की क्लासेस समवेयर अराउंड सितंबर लगना स्टार्ट होती हैं, ठीक है? सितंबर अक्टूबर एक तो तुम्हारा पीरियोडिक असेसमेंट चलता है, फिर केवीपीवाई का एक्स्ट्रा बर्डन आता है, फिर सितंबर अक्टूबर जो केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, वो भी अच्छे टिपिकल चैप्टर्स होते हैं। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें बच्चे की ना बिल्कुल बैंड बच जाती है, ना वो इधर समझता है ना उधर समझता, कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा प्रपोजल तो यही था कि केवीपीवाई मैं अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बाय द टाइम वहां पर आएगा यू विल बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ 70-80% सिलेबस मेरा अच्छा चल रहा है, एंड तुम केवीपीवाई देने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे। उस टाइम क्या होता है, केवीपीवाई क्लासेस भी है, केमिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस भी डिफिकल्ट होगी, मतलब थोड़ा सा नया डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे, तुम्हारे पीरियड आधे बच्चों के पीरियोडिक असेसमेंट चल रहे होंगे, फिर बोलेगा ये मेरी क्लास ये मिस हो गई वो मिस हो गई, तो बड़ी मतलब वो होती है सितंबर अक्टूबर में। तो इसलिए मुझे यही था कि अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूज कर ले, एंड स्टार्ट विद दिस। यस मैम, ये केवीपीवाई वाली क्लासेस आप जुलाई के बाद से ले सकते हैं, क्योंकि 26 से 31 में हम लोग के स्कूल में बेटा, वो टेस्ट तो हर स्कूल में और हर बच्चे के साथ एक ना एक चीज लगी रहेगी ना, तो फिर उसका यही सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो तुम लोग तो बेस्ट हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं। ओके क्योंकि अभी तुम बोल रहे हो, फिर तो क्या होगा, तुमने बोला कि तुम्हारा 31 जुलाई तक है, फिर अगस्त में कुछ बच्चे बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग के तो पीरियोडिक असेसमेंट भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब मैं अभी B01 की ही क्लास ले रही थी, उन्होंने तो हमें बोला कि, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मिड ऑफ अगस्त से उनके पीरियोडिक असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर स्कूल का कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। So that is now that we can't go with, you know, each and every one of you. So the best solution is like, we'll record the session, you can go through it whatever you are missing. Yes ma'am. ठीक है, और उतना लेट, मतलब मैं तो जल्दी इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि तुम लोग सितंबर में रिलैक्स फील करो, रिवीजन पे फोकस कर पाओ, रादर देन बाकी लोग जो हैं वो परेशान घूम रहे होंगे। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा केवीपीवाई का क्लास जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, तो तुम्हारे ही रिलैक्सेशन जोन के लिए स्टार्ट कर रही हूँ इस चीज के लिए। ओके, तो अब इससे डिले तो आई थिंक आई विल नॉट डू, मतलब मेरे को टाइम लगता है चीजों को पढ़ाने में, तो आई विल नॉट गो विथ मोर डिले, वी विल स्टार्ट इट, बट इफ यू इन केस यू आर मिसिंग, and I already told you KVPY is not compulsory for you people, it is just a voluntary exam, but if you do it, अच्छा ही है ना, एक मतलब एक कह सकते हो एक फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करके अच्छा फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा, प्री आईआईटी कह सकते हो कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है वो प्रेशर कैसा आने वाला है, वो फील करने के लिए कह सकते हो केवीपीवाई दे सकते हो तुमको। ओके, Yes ma'am. so okay, so I have certain doubts with me, so first let me finish your doubts sorry, before proceeding further. So ये क्वेश्चन तो हो गया था, लास्ट बैच का था। Okay, so another question, अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चंस कई बार तुम लोग पूछते हो, थोड़ा सा तो तुम लोग खुद से भी करो। अब टेल मी योरसेल्फ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया है किसी ने, आफ्टर np ऑर्बिटल इज फिल्ड, np ऑर्बिटल फिल हो चुका है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा, बताओ जरा, नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा, n1 d n+1 ऑर्बिटल फिल होगा, या फिर n+2 p फिल होगा, या फिर n+1 d फिल होगा, या फिर n+2 s फिल होगा। तो तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही फोर्थ ऑर्बिट आएगा,
फोर्थ ऑर्बिट आएगा, मतलब 4s और 4p के बीच में कौन आता है, सॉरी 4s और 4p के बीच में कौन आता है, n-1d 3d। 3s 3p के बीच में कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आई बात? d is always n-1. Do you remember this? Didn't we do like this in Aufbaus? Aufbau पढ़ाते टाइम ऐसा किया था कि नहीं, याद आया? Can you recall it? Yes, ma'am. ठीक है। Now moving to the next thing. So similarly करते जाओ। तो अगर हम लोग फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर मैंने बताया था 5s और 5p के बीच में कौन सा d आएगा, 4d, n-1 का d कर दो, ठीक है। सो n-1 का d मीन्स 4d आ जाएगा। फिर f जो होता है ना वो n-2 का f होता है, तो यहाँ पे करें तो f कौन सा होगा, 3f। क्या 3f एग्जिस्ट करता है? मैम नहीं करता, तो इसलिए 3f नहीं लिखता है। फिर अगर हम 6s जाएं, 6p जाएं, तो अब क्या एग्जिस्ट करेगा, d का n-1 और f का n-2। सिमिलरली 7s और 7p के बीच में कौन आएगा, 5f और 6d। तो बताओ p सबशेल जब भी फिनिश होता है तो नेक्स्ट कौन एंट्री मारता है, +1s। यस। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ? तो समझ में आया कैसे ट्रिकीनेस क्रिएट की जाती है क्वेश्चन में? P subshell is always followed by S subshell and n की वैल्यू सेम रहती है S और P के बीच में, और उनके बीच में n-1d आता है। Can you get it now? Is it fine? Yes, ma'am. Okay. Moving to the next question. वो लास्ट क्लास का दिया गया। Moving to the next question. तो ये क्वेश्चन देखो मैं एज इट इज करा चुकी हूँ तुम लोग को, शायद तुम्हारी क्लास में था। इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन। सब लोग ट्राई करो, ये हमने किया था वैनेडियम की लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। एंड हमें बताना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही बैठेगा। सो Ni+2, it is Mn+2 and D is cobalt+2। तो अपने को क्या पता करना है, हाउ डू यू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फॉर्मूला था, √n into n+2 Bohr magneton where n stands for number of unpaired electrons। मैंने तुमको एक शॉर्टकट तरीका इसका बताया था। वैसे तो ये है कि 2.83 का स्क्वायर करो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और ये, बट टाइम बचाने के लिए मैंने बोला था कि जो नंबर होता है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इनमें से चेक कर लेना किसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैन यू डू इट? Can you do it? For example, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 होता है इसका। 28 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? मैम Ar4s2 3d8। अब इसमें ये लिखा हुआ है तो 3d8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। So can you check yourself? There are 2 unpaired electrons. Yes, ma'am. So which one will be the option? निकल +2। अब तुम खुद से चेक कर लेना, इसके 5 अनपेयर्ड होंगे मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसके 4 होंगे और इसके कितने होंगे, 3 होंगे, और इसके 2 आ रहे हैं तो हमने इसलिए मार्क कर दिया। कैन यू गेट इट? ऐसा वैनेडियम का आई थिंक कल क्वेश्चन करवाया था। Yes, ma'am. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तुम्हारा ही बैच था शायद, हाँ कल ही किया था। Now moving to the next one, 53rd question. If Bohr's model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of the electron in an orbit of period of revolution, ठीक है, period of revolution का मतलब क्या हो गया, what are they talking about? Time period इसको बोलते हैं वेव की लैंग्वेज में। Yes, ma'am. ठीक है, और you can say time taken to cover one revolution, ठीक है। So for n is equal to 1 upon period of revolution for n is equal to 2 का रेशियो बताना है। ये मैंने तुमको पहले करवाया था, याद करो, एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी में करवाया था। मैंने तुमको बताया था टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन नहीं क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। Vn।
है ना, 2 pi rn is the distance upon 1:8 1:8 yes n square जो ये होता है रेडियस जो होता है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, इट विल बिकम n स्क्वायर अपॉन z, और वेलोसिटी जो होती है वो z अपॉन n हो जाती है। तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो अब खुद से कर लो, z इज कांस्टेंट, दे आर टेलिंग यू फॉर हाइड्रोजन। सो अब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन टाइम पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्बिट, n का डिफरेंस आएगा, सो इट विल बी 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, दैट विल बी 1/8। डिड यू फॉलो नाउ? ये देखो याद करो, मैंने करवाया था, फ्रीक्वेंसी का भी करवाया था, तुम अपने नोट्स रेफर करना, तुमको मिल जाएगा। भाई मैंने नहीं किया। बी लाउडर, आई एम नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। अरे First, please, can you mute yourself if you don't have any doubt? Okay. Now to moving towards the next doubt. So next doubt में उन्होंने क्या पूछा गया है, 2 का 5 का C part. The orbital angular momentum in the, अरे भाई orbital angular momentum का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट L into L plus 1 H upon 2 pi होता है कि नहीं? Yes भाई, और 2p के लिए बोला गया है, 2p का मतलब L वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो पुट करना और निकाल लेना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन दिस, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए और बोला जाए मैग्नेटिक मोमेंट है और स्क्वायर ब्रैकेट या कुछ भी लिखा हुआ, तो वो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है। द रीजन बीइंग इज तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, एक एटम के लिए तुम्हें कैसे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, वो तुम्हें आना चाहिए। कंपाउंड के लिए कैसे निकालना है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट यू विल डू इट इन क्लास 12 बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीपल बुक्स। तो बुक्स तो सब क्या होती है, सारे सिलेबस के लिए बनाई जाती हैं, सो इसलिए वहां पर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलने की टेंडेंसी मिल सकती है, बट तुम्हें अपने आप समझना है कि मेरे को सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कराया गया है, तो मेरा क्वेश्चन कितना लेवल में होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड का कुछ भी पूछा जाता है तो तुम नहीं सॉल्व करोगे अभी के लिए। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Okay, now see this question I think is better for emission line of hydrogen from n is equal to a to n. The plot of wave number against 1 upon n square will be, okay, you have to give me, it is non-linear, B part linear with slope. Everyone please try this question, it is very good question, and it has already been part of 2019 IIT JEE exam. Slope RH, and RH का मतलब क्या है? What does RH stand for? Yes, so linear with slope RH, and sorry, my mistake, this is minus RH. Okay, and linear with intercept, minus RH, ठीक है। अभी करो सॉल्व। What is the formula to find the wave number? Wave number क्या होता है? 1 upon lambda is equal to RH, z square की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, and this will become lower n square minus 1 upon 64। देखो ये इक्वेशन आएगी, चेक करो। Yes ma'am. So इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, RH 1 n square minus RH upon 64। चेक करो जरा, check it out. Yes ma'am. Yes. Now see yourself, this is representing y and 1 upon n square is representing x। देख लो, against graph is plotted between wave Ma'am, number, C option. Ma'am, C option. ठीक है। सो देखो रिलेशनशिप कैसी आ रही है, y is equal to mx प्लस c से कंपेयर करो तो स्लोप कितना आ रहा है? Ma'am, RH. RH। और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? Ma'am, RH by 60 minus RH by 60. यस, तो अगर इसका ग्राफ बनाने को बोला जाता अपने को, तो अपन ग्राफ कैसे बनाते? बिकॉज द स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मींस लाइन विल गो अपवर्ड बट इट विल कट ओवर हियर नेगेटिव साइड। कैन यू फॉलो दिस?
इंटरसेप्ट Yes, नेगेटिव ma'am. जाएगा, Yes, स्लोप ma'am. Yes, पॉजिटिव ma'am. जाएगा। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? Ma'am, नॉन C. लीनियर। सी ऑप्शन। यस। इजी था, डिफिकल्ट था, Yes. मॉडरेट था, बोलो क्या बोलोगे? इजी था। हमने किया है ना ऐसे क्वेश्चन। अब मैं एग्जैक्टली एक एक लाइन वाइज क्वेश्चन तो नहीं करा सकती, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए हैं ना। Yes, ma'am. And see, it has been asked in IIT. So are you feeling confident of doing it in IIT now? Ma'am, main. Yes, ma'am. हाँ, जेई मेंस का है। अरे तो बेटा मेंस एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। Okay, ma'am. ठीक है। Now, are you feeling confident? Yes. होगा हमसे। अरे ऐसे ही आएंगी, कोई नई चीज थोड़ी, डरावनी चीजें थोड़ी ना आएंगी। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बोला था कि देखो अगर तुम्हें दे दिया जाए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, कुछ गंदी सी इक्वेशन दे दी जाए, कुछ भी गंदी सी, गंदा सा ऐसा लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तुमसे नहीं दिया जा सकता बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। डबल डिफरेंशिएशन मैंने तुमको पहले ही बताया था, इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अगर क्वेश्चन ना ऐसे दिया जाएगा, वेयर ए नॉट इज बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस मींस किस एलिमेंट का रेडियस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का, क्योंकि बोर्ड थ्योरी तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड है। इफ रेडियल नोड इन 2s, ये 2s नीचे लिखा होने का मतलब क्या है? 2s सबशेल की जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। 2s बी एट R naught, ठीक है। सो यू हैव टू गिव मी द रिलेशनशिप R naught is equal to, तो ये बताना है। 2a0. वेरी गुड, हाउ डिड यू डू इट? मैम वो 0 हो Ma'am, जाएगा। 2 minus R2 R R by yes, A तो naught मैंने will be तुमको 0. बताया था कि नोड कब बनती है, जब इनमें से एक इक्वेशन को अपने को जीरो बनाना है। तो देखो Yes. एक, अगर इनमें से एक भी टर्म जीरो हो जाए तो पूरा जीरो हो जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी जीरो बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This cannot be zero because a naught is Bohr's radius, it is constant. Yes, Yes, ma'am. E is 2.3303, it is a constant, उसकी पावर ले आओ तो ये भी एक constant होगा। तो ये Yes, एक yes, इक्वेशन है जिसको हम जीरो पुट कर सकते हैं। तो 2 minus AR A naught will be equal to 0 for node. That means what is the relationship between R is equal to R is 2 equal to 2 A naught. Yes. Can you get it how to do this type of question? Yes, ma'am. ठीक है, चलो हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे नरेंद्र मैम अवस्थी ये के, यस मैम नरेंद्र अवस्थी का। ठीक मैम है। ये तो जेई में अब भी आ चुका है 19 हाँ कुछ। हाँ, ये जेई तो में क्वेश्चन देखने में डरावना है लेकिन है सिंपल की नहीं। आगे Yes, बच्चे ma'am, तो ये बस zero इक्वेशन put देख करना करके हालत खराब कर ले जाएंगे और नहीं करेंगे। बट तुम बताओ, Yes, ma'am, बस 0 ही आर केस यू को फीलिंग put कॉन्फिडेंट करना ऑफ डूइंग इट? भाई यही तो रैंक बनाएंगी तुम्हारी। जो सब क्वेश्चन करके ले जाएंगे उसमें थोड़ी ना रैंक बनेगी, तब तो स्कोर सेम ही रहेगा। मैम जो वहाँ स्क्वायर होगा। मैम वहाँ स्क्वायर होगा। yes, this is square. तो अब देखो this is a constant, we cannot make it zero. This is also a constant, we cannot make it zero. Either psi is equal to 1 for node, या तो यहाँ पे हो सकती है, या फिर इसको बनाना पड़ेगा जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक आएगी, इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हो। Yes, ma'am. यस मैम। तो बस एक टर्म ढूंढना होगा जिसको तुम्हें जीरो बनाना है, क्योंकि नोड के लिए ही क्वेश्चन आएगा। मैम 1 2 और 6। हाँ, अब वो तुम्हें चेक करना है। मैम ये भी क्वेश्चन में नरेंद्र R नॉट अवस्थी का into है। R नॉट लिखा है। हाँ, Yes, ma'am, 1 2 and 6 क्वेश्चन में if radial node in 2s be at R नॉट into R नॉट लिखा है। what did you say? Please be louder. मैम ये क्वेश्चन में R नॉट into R नॉट लिखा है। मैम ये ऊपर क्वेश्चन लिखा कहाँ है। R into R नॉट लिखा है? अरे क्वेश्चन मैंने लिखा है B at R naught full stop, R naught is equal to what? मैम ये भी नरेंद्र अवस्थी का है शायद। हाँ, I know. मैम क्वेश्चन Okay, नंबर R लास्ट naught पे equal to है, R naught दो बार नहीं है। बात क्लियर हो गई बेटा? मैम। इसमें हाँ। मैम नरेंद्र अवस्थी के लेवल 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लगते हैं। बेटा तो मुझे क्वेश्चन दिखाओ, देखते हैं कौन सा मिस है। मेरे हिसाब से तो कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ है, ठीक है। You are not able to apply, that is another problem. मिस नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ मैम बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लगते हैं। क्या चीज? कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लगते हैं, फिजिक्स के। हाँ, तो बेटा लेवल 2 का मतलब ही है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का मतलब ही होता है जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, मतलब दैट इज व्हाट इज एडवांस अबाउट, ठीक है। बट उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 18 क्वेश्चंस आते हैं तो 18 में से अपने को 12 करके आना है, तो मिक्स क्वेश्चंस मत करो अभी।
12 तो हम कर ही सकते हैं ना उसमें से। मैम कुछ अरे तो 18 के लिए अभी हमारे पास टाइम पड़ा है ना, ऐसा थोड़ी ना है। अभी भी जैसे तुम अगर अपने सीनियर से बात कर लो 12th के, तो एटलीस्ट मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता है, बट केमिस्ट्री में तो हम उनका टारगेट लेके चल रहे हैं ना कि हम अक्टूबर या सितंबर तक सिलेबस फिनिश करा देंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी करोगे क्या? 11th ही तो रिवाइज करोगे। 11th में थोड़ी ना ये इतनी तरीके से पढ़ा रहे होंगे, तब मिक्स्ड ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ही तो कराएंगे। तो भैया Yes, टाइम ma'am. दो हर चीज के लिए। अगर हम एक ही दिन में सारी चीजें खिला देंगे तो तुम पचा नहीं पाओगे, ठीक है? तो हमें भी टाइम दो, तुम भी टाइम लो, अच्छे से ग्रो करो। अगर एक ही चीजें सब कुछ करा देंगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अभी खुद ही तुम लोग परेशान हो, मेरे स्कूल में रिडॉक्स आ रहा है, मेरे में गैशियस आ रहा है, कब होगा, कैसे होगा, उसके भी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सी इवन एज अ टीचर वी आल्सो हैव 24 आवर्स, वी आल्सो हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बैचेस। तो सिस्टमैटिकली यही है, पढ़ाएंगे, मना नहीं कर रहे हैं भाई। तुमसे 80% क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आई एम गारंटिंग यू। अगर तुम ठीक से करोगे 80% क्वेश्चन का कंटेंट तुम्हें करा दिया गया है। 20% जो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर तुम शायद अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजें तुमने 10th में भी पढ़ी हैं बट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें बाद में पढ़ोगे तभी मिक्स कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने में थोड़ा बेटर भी फील होगा। सो गिव अस टाइम ऑल्सो, ओके, एंड यू ऑल्सो टेक टाइम टू अकोमोडेट, ठीक है? So for sustainable studies we have to go, like I have to give you time to settle in your brain, make you practice such type of questions, then may move further. So this way we have to work out. Is it fine now? Yes, ma'am. So, ठीक ma'am, है, we should leave be level 2 louder, and above for now. please be louder. मैम अभी के लिए फिर लेवल 2 और अबव छोड़ See, देंगे। I नहीं कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन अभी वही डाउट आते तो पूछो। अगर लगेगा कि भाई फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम कर लेंगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ करने के लिए, ठीक है? आई एम नॉट डिनाइंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट दैट यू शुडंट डू इट, ओके? यू सर्टेनली कैन, यू शुड डू इट, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जेई मेंस में हमारी प्रिपरेशन को स्टॉप करना है, हमें करना तो एडवांस भी है ना। यस मैम, ठीक है? तो देयर इज नो ऑफ सेइंग, सी इवन आई एम प्रमोटिंग यू टू डू मतलब पीवाईक्यूज करने के लिए भी मैं बोल रही हूँ, तो उसमें तो एडवांस भी इंक्लूड होता है ना। आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ जहाँ पे लगेगा कि भाई मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में बाद में पढ़ाया जाएगा, तब बेटर समझ में आएगा, तो बस बोल देंगे। तुम भी उस चीज को समझो कि भाई ठीक है बताया जाएगा लेकिन बाद में बताया जाएगा। इज इट फाइन? यस मैम। So see, cooperation has to be like from your side as well as from my side. See, I'm not going to discuss question number 100 now because I have already done such type of question. Now you do it yourself. वही फिर से वही चीज है, ठीक है? Yes, Yash, you are raising your hand. Yash, you are raising your hand. You have any doubt? No, ma'am. गलती से By mistake, ठीक है, चलो। सो आई थिंक मैंने तुम्हारे मेजॉरिटी डाउट्स जो भी थे वो क्लियर कर दिए हैं। मेजॉरिटी नहीं मतलब हो ही गए हैं। तो अब हमारा टॉपिक रह गया था पीरियोडिक टेबल, चलो हम लोग उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैम मेरा एक डाउट रह गया। माय मिस्टेक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अब मेरा एक डाउट रह गया। सेंड इट अगेन। अब मैं लास्ट में लेती हूँ, फिर सेंड इट अगेन सो दैट वो ऊपर हो सकता है नीचे चला गया हो। यस, ठीक है, तो सेंड इट अगेन। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, denigency का ma'am multi electron system ma'am, if you can please explain again. उसमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है। डिजेनरेसी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है? मतलब अगर तुमसे बोला जाता है हीलियम आयन, जैसे क्वेश्चन जो आया था हीलियम आयन के लिए आया था, तो ये हीलियम सॉरी हाइड्राइड आयन के लिए आया था। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर तुम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? 1s2 में। तो 2s 2p 3s 3p. So if someone says you what is the first excited state, so what is the first excited 2s. state for? Yes, this is your first excited state. What is the second excited state? 2p. Yes. What is the third excited state? 3s. Yes, this is the multi-electron degeneracy system. But if it is having only 1 electron, okay, so what will you say?
if it is existing in 1s1, so 2s and 2p की एनर्जी बराबर रहेगी, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर रहेगी, मतलब we make them jump in the orbit. So if someone says it is going to the first excited state, means it is jumping in the second 2s, orbit. yes ma'am, not then 2s 3s. necessarily, it can go in 2p also. भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो मतलब उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, बस एक बंदा बैठ आता है तो वो इधर बैठे चाहे इधर बैठे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पहली बंदे जब तुम क्लास में पहले जब एंट्री कर लेते, जब क्लास क्लीन हो रही होती है, झाड़ू पोछा लग रहा होता है स्कूल में, तुम्हारे पास कहीं पे भी किसी भी क्लासरूम में बैठ सकते हो ना, कोई डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं है। जब लेकिन दो होते हैं और पहले ने एक ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम मतलब फिर हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ जाएं, फिर हमें सोचना पड़ता है भाई हमारे पास इतनी एनर्जी है जाने की या नहीं है। Yes ma'am, yes हम होगी तब हम यहाँ जाएंगे, नहीं होगी तो फिर हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। yes बट ma'am, जब एक ही बंदा है तो क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ऑर्बिट्स की बात होती है, इसीलिए तो तुमने बोर्ड थ्योरी में पढ़ा था, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये पढ़ा था कि व्हेन यू से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यू जंप टू द सेकंड ऑर्बिट, व्हेन यू से सेकंड एक्साइटेड स्टेट यू जंप टू द थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। yes ma'am, नाउ इज इट क्लियर? yes ma'am, ठीक है। So let me finish with the photoelectric effect, then I'll take your doubt. Okay, बेटा ये डाउट्स हम कर चुके हैं कल, सेम कॉन्सेप्ट के डाउट्स हैं, इसलिए मैंने स्किप किया था। m की वैल्यू l की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब तुम फिर से ट्राई करो, हो जाएंगे, या फिर हम लास्ट में देखते हैं। थोड़ा मैम डाउट है, उसमें आंसर मैम गलत है। हाँ ये हो सकता है आंसर गलत दे रखा हो, बट हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे कल, ठीक है। बट ठीक है हम लास्ट में देखते हैं। हाँ बोलो मैम, एक चीज, वो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है बता दीजिए एक बार। इलेक्ट्रॉन जब आएगा न्यूक्लियस के तो बहुत ज्यादा करीब नहीं जा सकता है, उसको कितना मिनिमम करीब जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके लिए तुम्हें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होता है। सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू, बुक्स में दिया होगा बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी। द रीजन बीइंग इज तुम्हें यही नहीं पता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है। मैंने तो थोड़ा बहुत फिर भी बताने की कोशिश करी है, बट बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो वी विल वेट till class 12th, okay, because electrostatics is taught in class 12th, rotation will be taught to you in class 11, तो जब वो दोनों चीजें पढ़ लोगे तब closest approach अच्छे से समझ में आएगी, तो तब तुम उसकी जो भी बुक में देख रहे हो या फिर जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इट इज लाइक समवॉट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, जो जब वहाँ न्यूमेरिकल्स करके आओगे फिजिक्स के तब तो तुम्हें समझ में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला से क्या समझ में आता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लिखने, ऐसा तो तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब है, लेकिन फिर भी तुम क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो ना, तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस मैम, ठीक है, तो अभी क्यों रिस्क लेंगे और कंफ्यूज करें और चैप्टर से इंटरेस्ट ही मूव कर जाए, तो हम लोग करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है, जब तुम एग्जैक्टली समझने की कंडीशन में होगे, ओके। तो क्या होता है वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, करेंगे हम बाद में, और फिर तो शायद तुम मुझसे खुद ही नहीं पूछोगे, बुक में पढ़ोगे एंड यू विल बी लाइक अच्छा ये तो ऐसा था, ओके फाइन, ओके, बट यू आर नॉट अभी दैट मच pro to make and I am also not self sufficient to make you understand this way, so I tried as much as I can, मतलब डेरिवेशन वगैरह मैंने फिर भी करा दी फिजिक्स में ना होते हुए भी, जस्ट इन केस तुम्हें ये ना फील हो कि बहुत सारी चीजें निगलेक्ट करी जाती है, वरना यही डाउट आता है अरे ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, तो इसलिए करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करी है तुम्हें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि एक तो दूसरा पहली चीज ये है कि इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं और पूछे ही नहीं गए हैं आज तक, सिर्फ बुक्स में मेंशन्ड है, और वो भी इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि भाई अपना मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे तभी तो तुम उस बुक को खरीदोगे। बुक खरीदने जाते हो, शॉपकीपर तुमको 10 किताबें दिखा देता है, तुम कौन सी बुक लेना प्रेफर करते हो बताओ जरा, इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दिखता है कि नहीं, पेजेस दिखे, क्वेश्चंस दिखे या मटेरियल दिखे, बोलो जो कम रेट की होती है। हाँ ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर सब ना मोटी वाली बुक ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बस वही रीजंस हैं, ओके, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल दी जाती हैं, तुम्हें हर बुक में किसी ना किसी वे में मिलेगी, ओके ना, ठीक है। तो हम करेंगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम स्किपिंग समथिंग, आई एम नॉट स्किपिंग इवन लेवल 2 ऑफ नरेंद्र अवस्थी, इफ यू कैन डू इट इट्स गुड,
but I have decided a certain time for everything, when everyone can follow, because every one of you is important for me. So uh, so we'll do it later. Okay. मैम एक बार रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। बेटा अब उसके लिए तुम अपना, see if I keep on repeating like this, when will I be able to finish the syllabus? You tell me. We get limited time na. Answer me beta. यस मैम। Because I have limited time, you people have limited time. If I keep on this going through the same thing, how will I be able to complete the syllabus? So the substitute क्या है इसका? मतलब how can I help you out now? You tell me. How can we help you out? Please Video. put out. नोट्स वापस से रिवाइज करें। रिवाइज कर लो, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स का भी एसेस है yes, है ना, तो उसको देख लो। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम मुझे कांटेक्ट कर लो। ओके मैम। ठीक है। सी आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चन जिसमें पूरी डेरिवेशन से आ रहा है, तो जो तुमने मुझे 6th क्वेश्चन दिया मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज उसका डेरिवेशन मैंने तुम्हें करा दिया है और फिर उसमें फिजिक्स लग रही है और मैं इतने फिजिक्स में अभी डीपली नहीं घुसने का मूड में हूँ। मूड में मैं क्या हूँ, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहाँ पे ये पाई वाई आ गया मैं नहीं कराने वाली। सो यू कैन कीप ऑन सेंडिंग मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज अभी मुझे इसी चैप्टर में नहीं अटकना है, मुझे आगे भी चीजें देखनी है। मैम ये सब फिर केमिस्ट्री की बुक में क्यों देते हैं लोग? भैया आईआईटी में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कुछ नहीं होता है, बायो का भी क्वेश्चन आया है, एटीपी का भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, यही है आईआईटी, तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए और तुमको उसको लगाने आना चाहिए। ओके, यू हैव स्टडीड समथिंग इन क्लास 10, दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम देयर। एटीपी तो बोल सकते थे ना, पीसीएम वाले हैं हम तो बायो का क्वेश्चन क्यों करें, लेकिन उन्होंने एटीपी का भी क्वेश्चन दिया है। ये तुम्हें पता होगा ना शायद, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितना एटीपी रिलीज होता है, उसका भी क्वेश्चन है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, वो कितना रिलीज करता है, कुछ 24 समथिंग, तो उसका तक का क्वेश्चन आया। तो क्या तुम आईआईटी को आरटीआई डाल के पूछोगे कि तुम बायो का क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? इवन मोल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने तुमको कराए थे क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, तो तुम क्या आईआईटी को क्वेश्चन करने जाओगे कि आप हम तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला नहीं बताया गया है, हम बायो का चीज हो गया, आप हमसे क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो? उन्होंने तो मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ऐसा भी डाला है, वायरस है, वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो आप क्या हमसे क्वेश्चन करने जाओगे कि भाई हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, आप हमें क्यों दे रहे हो? तो वो यही बोलेंगे भाई 9th-10th तुम क्रॉस करके आए हो, वहां तो ज्योमेट्री पढ़ी थी। So you can't cross question them, they will keep on mixing this. ठीक है, the only solution is such type of questions. डेरिवेशन मैंने तुम्हें करा दी है, या तो तुम उसको फॉलो करो, नहीं हो रहा है तो अभी के लिए छोड़ दो, जब फिजिक्स में आएगा तुमसे हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट ईयर बात करना। ओके ना? ओके। ठीक है, बिकॉज इफ वी कीप ऑन गिविंग टाइम, क्योंकि अभी मुझे फिर करवाने के लिए तुम्हें आधा घंटा डेरिवेशन समझानी पड़ेगी, फिर करवाना पड़ेगा, तो हम सिलेबस कब फिनिश करेंगे? ओके, मेरा तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना, सिलेबस भी टाइम पे फिनिश करवाना है। ओके, एंड सी ऑलरेडी हमारी आज की जैसे 2 क्लासेस हो गई, वो हम डाउट्स में भी दे रहे हैं। फाइन, बट डाउट देना जरूरी है। ओके, क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर वो पहले का चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आगे का क्या समझेंगे अपन? ठीक है, सो सी दिस वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. See, the circuit is incomplete and we are not providing a sufficient voltage also, but still we observe that after we incident of photons, कुछ एक लाइट को हम लोग डालते हैं तो incident light, so we observed that the circuit got complete, and the circuit got complete, some electrons got ejected from here and they started moving towards the positive terminal and circuit complete हो गया और हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। सो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने तुमको लिखवाया था ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। Yes. ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो, मतलब फोटॉन्स की वजह से क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिसिटी, so it is called as photoelectric effect. Can you follow this?
ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी वाली चीजें। मैथमेटिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हम करते हैं। मैथमेटिकली क्या इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। दैट मीन्स एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट इज कन्वर्टेड इन टू फॉर्म्स। विच टू फॉर्म्स? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, which can be Threshold, denoted as threshold. W0, ओके। Threshold और जो energy. बची हुई एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? Minimum energy required to eject electrons. Yes, work function is the minimum energy required to eject electrons, ठीक है। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ना किसी एक मटेरियल के लिए, जैसे अभी हाइड्रोजन से अगर अपने को इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो प्लस 13.6 एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? Is it a constant value or a variable value? Constant. So Constant. mod of work function is constant for a particular material. Like gold का अलग होगा, अगर तुमने गोल्ड इलेक्ट्रोड दिया तो उसका वर्क फंक्शन सेम रहेगा, आयरन का डिफरेंट हो जाएगा, तो इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। फाइन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने क्या बोला उसको, दे ऑल्सो कॉल्ड इट एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। Yes. They called it as threshold energy. So actually work function and threshold energy are same. Books use it in the form of psi. So what is it? You can say minimum, again it is the same thing, minimum energy required to eject electrons, ठीक है। तो अगर बाई चांस मतलब हम ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड एनर्जी इंसिडेंट, इट इज कमिंग इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स के फॉर्म में। हाउ डू यू फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? Yes, so this will become threshold energy plus kinetic energy of electrons. But अगर supposing जब हम लोग minimum energy लगाएंगे, मतलब threshold energy लगाएंगे, तो kinetic energy क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उस टाइम पे? जीरो। ठीक है, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी जीरो पे जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आती है, ओके, जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इसको डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? मिनिमम एनर्जी ऑफ, sorry, minimum frequency of photons, which, yes, minimum frequency of photons which will eject the electrons, which ejects the electrons. Can you follow? Yes. काइनेटिक एनर्जी जीरो। हाँ, तभी तो बेटा मिनिमम मतलब एक्स्ट्रा हम इसमें नहीं डालेंगे ना, हम सिर्फ उसको इजेक्ट गेट पे लाके खड़ा कर रहे हैं, ठीक है भी? यस। एंड हम लोग जो फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का, वो एक और वे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? hc/लैम्डा। तो एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, सपोजिंग तुम्हें क्वेश्चन में वो ना दिया जाए, मतलब वेवलेंथ तो दे दी जाए, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। और अगर क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, तो मैंने तुमको अब शॉर्टकट भी सिखा दिया है। hc की जगह क्या लिख सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए हो तो? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। यस, लेकिन उसका लैम्डा किसमें होना चाहिए ये ध्यान रखना, नैनोमीटर इन एंगस्ट्रॉम। इसमें एंगस्ट्रॉम होगा मैम, 1240 में नैनोमीटर, 1240 में नैनोमीटर, हाँ, इसमें नैनोमीटर्स में होगा, 12400 में एंगस्ट्रॉम में होगा। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो तुम्हें याद होगा मैंने शुरू में ये चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी ये थी कि HC को तुम जूल्स में ही निकालना सीख जाओ। मतलब मैं एक ही दिन में सब कुछ नहीं खिला देती हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले लेके चीजें बताती हूँ, ठीक है, ताकि एक चीज में हर एक बच्चा प्रो हो जाए। तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें HC का शॉर्टकट बताया था जूल्स में, याद करो, और मैं बार बार उसको प्रमोट करती थी, क्योंकि जो प्लैंक्स थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर जूल्स में ही आते हैं,
ओके बट अब जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आएंगे। तो अब मैंने तुम्हें दूसरा शॉर्टकट बता दिया। तो आई टेल इन स्टेजेस, आई डोंट गिव एवरीथिंग एट वन पेस। लाइक फॉर एग्जांपल आई इवन टोल्ड यू अ शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो, you will save up Yes. on your time. Okay, Yes, so I keep on telling but I tell at stages. तो जैसे ही तुम्हारे जो डाउट्स हैं जिनको अभी मैं स्किप करवा रही हूँ बिकॉज उसमें मेरे को पता है मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा बताने में क्योंकि फिजिक्स भी बतानी पड़ेगी। बट जब तुम वो कर लोगे, फिजिक्स में सर करेंगे ही ना मेहनत, तो मुझसे डबल मेहनत में क्यों करूँ, टाइम भी तुम्हारा डबल वेस्ट करवाऊँ, बाकियों का डबल वेस्ट करवाऊँ। तो जब वहां होगी तो तुम शायद मुझसे वो डाउट ही नहीं पूछोगे, तुम खुद करके बैठ जाओगे। ओके, so that is the reason. Fine, so we have to follow up। मतलब हमें like देखो IIT एक्चुअली देखो 24 घंटे तुम्हारे पास में भी है, 24 घंटे किसी और बच्चे के पास में भी है। जो IIT क्वालिफाई करते हैं मतलब जैसे हम लोग भी थे तो हमारे मेरे सर पे सीख नहीं लगी थी जो मैंने मतलब ले लिया और मेरे फ्रेंड ने नहीं मिला उसको। रीजन क्या है, या ऐसे समझ लो तुम्हारे फादर का प्रमोशन होता है, मम्मा का प्रमोशन होता है, या मम्मा की बहुत प्रेज होती है। तो देखो एक मतलब किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी से भी कंपेयर करते हैं, तुम्हारी मम्मा बहुत एफिशिएंटली काम करती है, दूसरा कोई नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है, द रीजन इज दे नो हाउ टू मैनेज टाइम। मतलब 24 घंटे मेरे पास में सेम रिसोर्सेज है, जो किताबें तुम पढ़ रहे हो वही किताबें दूसरा बच्चा भी तो पढ़ रहा होगा जो नहीं क्वालिफाई कर पाया। सेम रिसोर्सेज है, सेम टीचर्स हैं, बट उसने उसको जुडिशियसली यूज किया, उसने अपने 24 घंटों को, अपनी छुट्टियों को अच्छे से यूज किया, से अच्छे डायरेक्शन में यूज किया उसने। तुम्हें ना 100% क्वेश्चन नहीं करके आने हैं, हर एक क्वेश्चन नहीं करके आना है वहां पे। अगर तुम इतना भी टारगेट करोगे ना कि मुझे 70% भी करके आना है और मुझसे 70% आज की डेट में क्वेश्चन हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, दैट इज मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। अगर तुम ये टारगेट लोगे कि मुझे 100% करने हैं तो तुम जहां एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यू विल फील डीमोटिवेटेड। यू डीमोटिवेशन का फर्क दूसरे क्वेश्चन पे आता है, जो हो सकता है जो आता हुआ क्वेश्चन होगा वो भी तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे या तुम सिली मिस्टेक कर लोगे। बट जो बच्चा ऐसा सोच के जाएगा, ऐसा कभी हुआ है ना, कभी किया हुआ है तुम्हारे साथ? मतलब मेरे साथ तो हुआ था पहले कि जिस पेपर में हिस्ट्री विस्ट्री मुझे नहीं अच्छी लगती थी पढ़ने में, तो हिस्ट्री वगैरह में मैं सोच रही थी भैया पासिंग नंबर ही आ जाए, ठीक है, मैं तो यही सोचती थी कि भाई पास हो जाए। ओके, बाकी सब में मेरे को रहता था कि हाँ आई शुड स्कोर गुड एंड गुड, बट हिस्ट्री सिविक्स में मतलब आई वाज फ्रॉम एसएससी बोर्ड, तो मेरे लिए हिस्ट्री सिविक्स बहुत बड़ा होता था एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें। तो मैं तो उसमें ये सोचती थी कि मेरे को बस पास हो जाए। मतलब इन माय टाइम 45 आउट ऑफ 100 वाज द पासिंग मार्क्स एंड आई वाज टू एम ओनली दिस मच। आई यूज्ड टू यू नो स्ट्रैटेजाइज माय चैप्टर्स कि हाँ इतने चैप्टर्स हैं, इनमें से इतना इतना पढ़ लेंगे, इससे पक्का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब मैं कम टाइम में उतना ही पढ़ के जाती थी कि बस मेरे को इतना स्कोर हो जाए, और उसमें अगर मुझे 70 आ जाता तो बहुत खुशी होती थी। ठीक है, तो तुम खुद ही सोचो, अगर तुम मतलब 100% का एम करोगे, सोचोगे हर एक क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, तो जब तुम एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे डिमोटिवेट होगे, और उससे तुम्हारा जो डिमोटिवेशन है ना, या तुम्हारा जो टेम्परामेंट है वो लूज हो जाएगा एंड इन अनदर क्वेश्चन यू मे टेंड टू डू सिली मिस्टेक। बट अगर तुम टारगेट ही लेके जाओगे 70-80% हो रहा है मुझसे, तो ठीक है, इट्स गुड इनफ। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेशन नहीं आएगा ना। ओके, तो इसी तरीके से भाई तुमने पूरा सिलेबस तो पढ़ा नहीं है, 10% सिलेबस पढ़ा है, उसमें से तुम अगर 80% नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चन करे, नरेंद्र अवस्थी ने ये थोड़ी ना बुक सोच के लिखी थी कि सिर्फ 11th का बच्चा मेरी बुक सॉल्व करेगा। उसने तो ये सोच के लिखी थी ना कि पूरा 12th पास का बच्चा भी मेरी बुक सॉल्व करना चाहिए। डू यू एग्री विद मी एंड और नॉट? यस मैम। जिसको फिजिक्स भी आती होगी, मैथ्स भी आती होगी, वो तो लिमिट विमिट सब लगवाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमसे नरेंद्र अवस्थी के 80% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भाई तुम सेटिस्फैक्ट्री हो या नहीं हो? रिवीजन टाइम पे तुम 100% पे पहुंच जाओगे। डू यू एग्री नाउ? सो डोंट फील मोटिवेटेड, अरे मेरा एक डाउट रह गया, मेरा 2 डाउट रह गया, अरे कोई बात नहीं है भाई। 80% मतलब 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 8 कर पा रहे हैं, ओके फाइन। व्हेन आई एम टेलिंग यू ओपनली भाई फिजिक्स में आएगा, कर लेना, टाइम दो, तो ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। ओके ना? ओके, तो इसी तरीके से शॉर्टकट्स भी बताने का एक पर्टिकुलर तरीका है। पहले तुमको जूल्स में, क्योंकि भाई अगर मैं जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिक्स कर देती उस टाइम पे सब खिचड़ी बन जाता, तुम्हें एक भी शायद शॉर्टकट याद नहीं रहता। बट पहले तुमको पूरी क्लासेस में जूल्स के लिए मैंने एफिशिएंट बनाया। अब देखो धीरे धीरे आई एम गोइंग टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन माय units and see even while teaching Bohr's theory I gave you इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद करने का तरीका,
एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए। और तुमने अब बोर्ड थ्योरी के क्वेश्चन इतने सारे कर लिए हैं, बताओ कितनी बार जूल का क्वेश्चन आया, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जूल में पूछी गई हो? How many times you came across बहुत बार। that the total energy of the electron is asked in terms of joules? A question in which total energy, potential energy or kinetic energy or ionization potential is asked in terms of joules, or transition energy is asked in terms of joules. Majority times don't they ask? Huh? Don't you think majority times they ask you in काफी बार electron volt? Majority times do they Yes, ask you in ma'am. electron volt? So that's the reason. 60% or 70% of the time. अरे 70 से भी ज्यादा, बहुत ही कम बारी, मतलब लेस देन 5% होता है वो जूल में पूछते हैं। एंड इनफैक्ट देखो, मैंने तुम्हें हाइड्रोजन के एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स भी लर्न करा दी थी, क्योंकि मुझे पता था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो भी लर्न कराई थी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सी, वी हैव गॉन थ्रू वेरियस बुक्स, वी हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके, एंड दैट्स व्हाई and I try to give you maximum output in lesser time, okay, so that is the reason वहाँ नहीं शॉर्टकट याद दिलाया था, लेकिन अब यहाँ पे करते जाएंगे तो याद हो जाएगा ना धीरे धीरे। अगर तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्वेश्चंस कर लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो देखो ये शॉर्टकट भी याद हो जाएगा कि नहीं? Okay, so I'm Yes, not skipping things, but there is a way of telling you things, okay, and it is a good thing. You should be vigilant. So you can keep on prompting me कि मैम ये छूट गया, it's fine, and I'm not bothered about that, but there is a time when I will tell you, okay, so this is the thing. Okay, so now see again, यहाँ पर हम लोग अगर लैम्डा काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दें, okay, if I keep kinetic energy 0, so जो हमारा threshold energy जो correspond करेगा जिस भी wavelength को, that wavelength will be called as what? This will be called as Threshold frequency. wavelength. Threshold. Threshold wave. Yes. So what is threshold wavelength? The wavelength of the photon. Minimum wavelength required to eject the electrons. Can you follow this? Can you follow this? Yes. ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्राइटनेस बोल सकती हूँ, बट जो प्रॉपर है ना वो फिर से तुम्हारा फिजिक्स में ही आएगा। सो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एक तो एनर्जी ऑफ फोटोन। सो एक फोटोन जाकर के ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है। वन फोटोन इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब एक फोटोन जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता है और उसको इजेक्शन में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एमिट हो जाता है। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स ऑफ लाइट, टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। Okay, so there are two properties of light. Fine. One is intensity. Now what does intensity stand for? Again you will do brightness. Brightness किसकी वजह से आती है? Intensity is number of photons emitted per unit time. Okay, so अब बताओ, अगर number of photons ज्यादा emit होंगे तो photo electrons पे effect क्या पड़ेगा? Photo electrons पे effect क्या पड़ेगा? ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा निकले होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? What is current? The electrons reaching to the other side. So if number of photons, yes, number of photons ejected will increase. So what will happen? You can say photoelectric current will. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है। और दूसरा चीज क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज हाई, व्हाट विल हैपन? इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज हाई, व्हाट विल हैपन? भाई वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो अपनी एनर्जी ले लेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो व्हाट विल हैपन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज।
सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट किसकी वजह से आता है? इंटेंसिटी की वजह से। और काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालती है? प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। सॉरी, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। यस मैम, थैंक यू। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, तो देखो बस क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल you have to calculate, okay? If wavelength of 4000 angstroms generates electrons of velocity 6 into, sorry, let me write this side, 6 into 10 raised to the power 5 meters per second, and you have to calculate the wave function in electron volt. Tell me, how will you do it? Hc upon lambda will be equal to work function plus kinetic energy. Do you agree? Yes ma'am. ठीक है, अब hc upon lambda क्या यूज करें यहाँ पे? 12400 upon 4000 कर दें? Yes ma'am. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? Yes, and this will be what? Kinetic energy. तो what is the formula for kinetic energy? मास किसका Half mv रखोगे? square मास किसका रखोगे? of an electron. That is how much? 9.1 into 10 raised to the power minus 31, and b square means 6 into 10 raised to the power 5 का square. अब जो ये वैल्यू आएगी वो कौन से यूनिट्स में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा जूल में। काइनेटिक एनर्जी जूल में हाँ, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हाउ विल आई कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? divided by 1.6 into 10 to the power minus So it will be in electron volt. Can you follow now? Can you follow now? Yes ma'am. Yes ma'am. थोड़ा सा मैं स्पीड, हाँ बोलो। Okay, is it fine? तो आई एम टेलिंग यू, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो ये आती है समवेयर अराउंड 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको तुम अब कैलकुलेट करना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क होगा, मैंने सिर्फ तरीका बता दिया। 2.1 ये कुछ आ रहा है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैन यू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन? Yes sir. ओके, डिड यू फॉलो हाउ टू डू इट? समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. चलो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसमें न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, डेरिवेशन टाइप है, ठीक है? सो इट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक emission is observed from the surface with frequencies nu1 and nu2 of incident radiations, okay, if nu1 is greater than nu2, if maximum kinetic energy of photoelectrons in both the cases are in the ratio of 2:1. Okay, what is the threshold frequency? Try it out. What is the threshold frequency in this case? We have to calculate the threshold frequency. The option 1 is, तो मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ क्योंकि हमारे तो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस आते हैं, तो तुम सॉल्व करो इसे। B is nu1 minus nu2 upon 2 minus 1. C is 2 nu2 minus nu1 upon 2 minus 1, and D is nu2 minus nu1 divided by 2. जरा सॉल्व करके देखो, हुआ? Anyone able to finish? C आ रहा है। C आ रहा MC. Which one is the answer? MC. See, how did you do it? Same material दिया है कि नहीं दिया है, कि material change करा जा रहा है? Same material. Same material है, तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन सेम रहेगा उसका। Yes ma'am.
ठीक है, तो जब हमने h nu1 यूज किया तो व्हाट वाज इट, इट विल बी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, आई कॉल इट एज 1, ठीक है। एंड देन जब हमने h nu2 यूज किया तो इट बिकेम वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड, ठीक है। एंड नाउ दे आर टेलिंग यू कि काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 का जो रेशियो है वो दिया हुआ है अपने को 2:1। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यस मैम। ठीक है। वर्क फंक्शन बोल लो या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं अपन, ठीक है। सो नाउ इफ आई डिवाइड इट, ओके, सो ke1 upon ke2 can be written as h nu1 minus this upon h nu2 minus this. Check it out, check it out, is it fine? है ना। सो ये अपने को पता ही है, दिस इज 2 times of h nu2 minus this and this will become h nu1 minus psi. सो अब देखो इसको सॉल्व कर लो और क्या लिख सकते हो, 2 times of h nu2 minus h nu1 will be equal to 2 psi minus psi, कितना बचेगा? Isn't it like this? Isn't it like this? This is threshold Yes, energy ma'am. and they are asking you threshold frequency. So how can you write threshold energy in terms of frequency? Can we write like this? देखो, frequency के terms में ऐसे लिख सकते हो? अरे बोलो जल्दी से ताकि हम अगले question पे move on कर सकें। Are you able to follow? Yes, ma'am. So now see, this is coming like this and h gets cancelled. So what am I left with? 2 nu naught minus nu1 and 2 minus 1 will become 1. So which is the correct option? Isn't it C? Isn't it C? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now did you follow how to do the questions? Okay, chalo ek aur question try karte hain. Okay, now the question is something like, if the curve of kinetic energy of the photoelectron is plotted against frequency, kinetic energy is plotted, kinetic energy versus frequency of incident radiation, incident radiation मतलब ये हमने कर्व बनाया, रेडिएशन कर्व, ओके। देन और ये जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया है ऑफ अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, देन स्लोप, और वर्क फंक्शन है इसका, वर्क फंक्शन जो है वो है साई। तो अब ये बताओ स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होने वाला है, विल इट बी साई, will it be h, will it be h upon e और will it be h e? बताओ क्या होगा। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। बेटा अभी देख लेना, बाकियों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो। डायरेक्टली मैम h ही हो जाएगा मैम, d मैम बी कैसे करा, कैसे हम करा? डायरेक्टली अब फिर प्रोपोर्शनल से हो वही जाएगा। वही चीज करनी उनको है, तोड़ h देंगे। न्यू इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला लगेगा। सी, isn't it? Now Yes. this is coming as y and frequency is coming as x. तो हम इसको अरेंज कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो कैन आई राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, नहीं ये इधर जाएगा, सॉरी, h न्यू माइनस साई, ये आएगा, कंपेयर इट y is equal to mx plus c, yourself what is the slope, what is the slope according to this, compare these two equations, h, and if they would have asked you the intercept, intercept की वैल्यू क्या होती, साई। तो हमारा जो कर्व है वो किस तरीके से बनता, अगर हम बनाना चाहते
kinetic energy versus psi. So won't it be like this? Intercept coming at negative point. Yes, ma'am. मैम y की वैल्यू मैम h नहीं Yes, होगी, ma'am. क्या y की वैल्यू h नहीं होगी, x होगा मैम काइनेटिक एनर्जी। क्या फिर से बोलो। आपने x को h म्यू माना है, y होगा। ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो ना, बिकॉज इट विल बी, दे आर गिविंग यू इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप बोल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? तो मैम जो आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है h म्यू को आपने x कंसीडर किया है, x क्योंकि उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज कमिंग ऑन द एक्स एक्सिस। व्हेनेवर यू राइट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस दिस मींस y वर्सेस x कर्व, yes, isn't it? शायद ग्राफ्स वगैरह कराए गए होंगे ना पहले, तो ये isn't it y वर्सेस x कर्व? यस मैम। अभी समझा? yes, Anything else? no ma'am. Okay, you wanted to see this, so check it out now. यस मैम हो गया। हो गया? यस मैम। See now this is a question जो किसी के टेस्ट में आया है, तो तुम लोग भी ट्राई कर लो, रिवीजन तो कभी भी कम नहीं पड़ता है। So there is 20 ml of half and sorry please be louder. Beta, your voice is cracking a lot. Your voice is cracking a lot. Please someone help me to decode what he is trying to tell. Anyone? These are mixed. Okay, what is the normality of the mixture? Normality of the mixture of acids. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तो बेटा यहाँ पे भी तुमको क्या फॉर्मूला लगाना है? N1V1 प्लस मिक्सचर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बोलो, मिक्सचर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? मैम इज इक्वल टू यस, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे वापस से लग जाएगा। ठीक है, अभी 0.2। हाँ जो भी आता है अभी चेक कर लेना। ओके, नाउ कमिंग टू द दिस वन। हाँ, तो जो तुम्हारा 100 क्वेश्चन था जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है ना 4 पाई r स्क्वायर dr, उससे करके कर लेना। देन एक और किसी का क्वेश्चन रह गया था, 6th क्वेश्चन है ऑलरेडी स्किप्ड। हाँ, ये कुछ इजी से क्वेश्चन थे, चलो जल्दी से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड, अच्छा ठीक है, चलो राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स, राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, राइट एवरीवन, राइट इट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। What will be the electronic configuration of sodium? 1s2 2s2 2p6 3s1. Yes, 2s2 2p6 and 0 plus 3s1। n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 0। m की वैल्यू, if l is equal to 0, m की क्या वैल्यू हो 0 सकती है? 0 हो जाए And is it paired or unpaired? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो आंसर जो होना चाहिए, हाँ तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, प्लस हाफ जनरली Yes, लिखा ma'am. जाता है, ठीक है, माइनस जनरली लिखा हो जाता है। सो अगर बाकी तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं और कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इट कैन बी आल्सो बी माइनस हाफ आल्सो। इज इट फाइन? यस आई थिंक वो प्लस हाफ होना चाहिए, क्या प्लस हाफ होना चाहिए। जनरली लिखा जाता है, कोई फिक्स नहीं होता ना कि राइट हैंड साइड जाओगे या क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कोई कन्वेंशन, ये तो हम मानते हैं ना, बट ऐसा फिक्स तो नहीं होता है। और जब तुम्हारे और कोई आंसर सही बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें ये तीनों वैल्यू सही हैं, तो एस कैन बी वेरिएबल। ओके, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ऐसा कोई फिक्स रूल थोड़ी ना है। NCERT takes our first electron as plus half, so generally 99% of the questions are like this. Is it fine now? Yes.
Now see, if there is a question in which it is given that a particle is losing alpha particle, beta particle, so that part you will do it in radioactivity. None of our syllabus will not do that. Okay, emission of radioactivity is not in this syllabus. मैम एक और क्वेश्चन मैम उससे भी हम discuss- How many electron elements the last electron? How many elements will have the last electron? Will have following set of quantum numbers. N is equal to 3, L is equal to 1. So N is equal to 3, L is equal to 1 represents what? ये किसका एड्रेस है, बोलो जल्दी से. 3p 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6. It Okay, can elements contain how पूछना. many? 6 electrons. So how many elements can exist in 3 with this address जिसका N3 और L1 हो? तो एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसका 3p1 हो, वो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p2 हो, 3p3, ऐसे करते करते कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? 3p6. yes कैन यू फॉलो नाउ? yes Yes. मतलब सोडियम से स्टार्ट करोगे, जिसका सॉरी सोडियम से नहीं, सोडियम मैग्नीशियम कहाँ से स्टार्ट करोगे? एल्यूमिनियम से. हम एल्यूमिनियम से यस, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते करते कहाँ तक ले जाओगे? आर्गन तक. आर्गन. समझा अभी? yes मैम एक Yes, ओरल sir. क्वेश्चन था. हाँ मैम एक ओरल क्वेश्चन था. बेटा, बता तो दिए, 3 क्वेश्चन से तीनों बता दिए. तो मैम मैंने वो सेंड नहीं किया मैम. हाँ, तो if I'll have time, we'll do it. There is another question. Okay, assuming Heisenberg uncertainty principle to be true, what could be the minimum uncertainty in de Broglie's wavelength? Minimum uncertainty in de Broglie's wavelength of a moving electron accelerated to a potential difference of 6 volt and uncertainty in position is 7/22 nanometers. तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या? वोल्ट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करवाया था मैंने? √2m EV. E stands for what? चार्ज ऑफ. charge of electron. अब सॉल्व कर पाओगे? कर पाओगे? Yes ma'am. ठीक है. 3 फॉर्मूलाज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वैल्यूज कैसी दी हुई है. अगर इसमें दी है तो हम ये यूज कर लेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म्स में दी हुई है तो 2mke यूज इसमें कर करना लेंगे. क्या था इस क्वेश्चन में? लैम्डा निकालना था, डी ब्रोगलीज. मैम अनसर्टेनिटी क्या था फिर? डी ब्रोगलीज, एक मिनट, क्या है? assuming de Broglie's principle to मैम assume लैम्डा की मैम uncertainty. मिनिमम वैल्यू पूछी होगी. Sorry, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम अनसर्टेनिटी का क्या रोल है यहाँ पे? हाँ, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट आ जाएगा फिर, अगर Yes, अनसर्टेनिटी के लिए पूछा गया है तो. देखो मतलब मैं ब्रीफली बताऊंगी, मैं पूरा सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कैलकुलस जब पढ़ोगे तभी हो पाएगा. सो सी डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 होता है. यस मैम. अब उन्होंने बोला है अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ठीक है. तो अभी जो हम लोगों ने वेवलेंथ निकाली थी वो एग्जैक्ट वेवलेंथ थी, अनसर्टेन वेवलेंथ नहीं थी. Okay, so they're asking you uncertainty in de Broglie's wavelength. So from here, if delta, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, lambda is equal to h/p है, लेकिन if momentum is uncertain, so can I write like this? d lambda is equal to dh/p. यस मैम. ठीक है. और dh/p मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो h is constant, so d lambda can be written as d h is constant, it will become dp/p. So what is it? अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है 1/x, क्या आता है? फिजिक्स में कराया गया होगा शायद, बेसिक मैथमेटिक्स में, -1/x स्क्वायर ऐसे करके कुछ आता है. yes ma'am, yes. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा विल बी -h अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा मतलब p का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर इनटू डेल्टा p. देखो यही आएगा. यस मैम. ठीक है. दैट मींस व्हाट इज डेल्टा p? इट विल बिकम डेल्टा लैम्डा p स्क्वायर अपॉन -h. ओके, नाउ वी डेल्टा p की जगह हम लोग इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं.
मैम into डेल्टा एक्स की 30। जगह मैम 1/पाई into 10⁻⁻9 लिख दीजिए तो मैम पाई कट जाएगा। हाँ मतलब वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम सॉल्व करना। तो अब देखो अनसर्टेन, इसको सॉल्व करने के बाद अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ निकाल पाएंगे? यस मैम। ठीक है, तो ये मतलब वही है कि थोड़ा सा कैलकुलस लग जाता है इसमें। ओके, सो डन विद योर डाउट्स एज वेल। तो अभी के सिलेबस के लिए तुम्हारे पास डायरेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है, अनसर्टेनिटी वाला थोड़ा सा आगे का चीज हो जाता है। मैम 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। मैम वो 12 से पढ़ेंगे? नहीं, थोड़ा कैलकुलस आना चाहिए, पढ़ेंगे क्या वो स्पेशली थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। मतलब कैलकुलस जब तुम्हें मैथ्स में आ जाएगी तो मैम हो अनसर्टेनिटी चुका है पूरा निकालने भी आ कैलकुलस, जाएगी, है ना? हो चुका है कैलकुलस। बेटा अभी बेसिक हुआ है, अभी मेन कैलकुलस पूरा 3-4 महीने चलेगा, एक पूरी बुक चलती है कैलकुलस की। ठीक है, इतना अभी इतने से खुश मत हो जाओ। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, पता नहीं कितने तरीके के हैं, तो अभी बहुत कुछ करना रह रहा है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स की गई है। ओके, हो चुका है। मतलब when like if you go to this, I'm not talking about now, but during our time जब हम प्रिपरेशन करते थे, I have done it from Kakadev teachers, so वहाँ तो हमने शायद 12th में पूरा साल सिर्फ कैलकुलस पढ़ी थी, बाकी सब अपने आप पढ़ा था। जैसे पहले के टाइम पे फिजिक्स में वो सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाते थे और बाकी चीजें हमें खुद से पढ़नी पड़ती थी, फ्लूइड मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते थे डिटेल में, मैकेनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाते थे। और ऐसी तरीके से मतलब सोचो कैलकुलस का वेटेज कितना है आईआईटी में, और आज की डेट में भी है कि वो मतलब लगभग ऑलमोस्ट 6-7-8 मंथ सिर्फ कैलकुलस पढ़ाते थे। ओके, तो अभी जो तुमने किया दैट इज जस्ट द बेसिक पार्ट, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे अहेड। फाइन, ओके, सो चलो अभी हम इतना ही करते हैं फिर। यस मैम, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्स्ट स्लाइड थी, एक बार वहां से दिखा दीजिए, मेरी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी उस टाइम पे। व्हाट डिड यू से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्स्ट स्लाइड ये थी, ये तो इसके नेक्स्ट वाली, ये तो हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं आई थिंक। नहीं मैम, उस जब आप ये बता रही थी उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, तो हम स्क्रीनशॉट ले रहे थे। ठीक है, मैम इसकी नेक्स्ट स्लाइड भी लगा दीजिए। यस मैम। नाउ फाइन। यस मैम। Okay, so we are keeping it till here for today. मैम Yes. मैम पैकेज में कोई मोज़ले एक्सपेरिमेंट था, वो मैं पीरियोडिक टेबल में बताती हूँ। ओके मैम। मूजलेस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? नहीं मैम, मोज़लेस एक्सपेरिमेंट, सॉरी, वो तो मैंने करवा दिया था, सॉरी, मिलिकन है वो, मिलिकन। हाँ हाँ, वो तो करवा दिया था।